मैं कहेंगे आ जाएगा। चालू हो गए। स्टार्ट हो गया क्या? हम बोले। हाँ तो बच्चों, अपने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। एन ऑब्स्टेकल विच ऑब्स्टेक चैनिंग बट नॉट इन रेंजिंग। वो कह रहा है कि ऑब्स्टेकल जो है, जो बाधा है, ऑब्स्टेकल किसके अंदर है भैया? आपका चैनिंग के अंदर है। चैन मतलब आपका जो है दूरी नापने में, रेंजिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स को स्थापित करने में कोई बाधा नहीं है। कौन सा एग्जाम्पल होगा भैया आपका? कोई भी नदी हो सकती है, कोई भी लेक हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लेक आपका हो गया, ठीक है ना। और अगर रेंजिंग में दिक्कत होती तो आपका हिल था। दोनों में दिक्कत थी आपका, तो आपका आंसर क्या था? बिल्डिंग आपका था। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ रनिंग ऑफ टाई लाइन। बेसिकली जो टाई लाइन होती है उनका मेन ऑब्जेक्ट्स आपका क्या होता है? तो देखिए, टू चेक एक्यूरेसी ऑफ वर्क, इसके लिए तो चेक लाइन होती है भाई। इसके लिए तो कौन सी होती है? चेक लाइन होती है। टू टेक डिटेल्स ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट, ये कह रहा है कि नियर बाई ऑब्जेक्ट्स की डिटेल लेने के लिए, जैसे कोई भी मान लो सर्वे फील्ड है आपका, इसमें मेन सर्वे लाइन तो आपकी दूर है। अब यहाँ कोई एक बिल्डिंग है, तो ये जो लाइन है, इससे इसकी डिटेल लेने के लिए ये जो लाइन है, ये टाई लाइंस है आपके। तो टाई लाइन क्या है आपकी? कोई भी नियर बाई जो ऑब्जेक्ट्स है सर्वे फील्ड में, उनकी डिटेल्स को कलेक्ट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन। ये कह रहा है कि जो लाइन है मेन सर्वे लाइनों पर कुछ पॉइंट्स को फिक्स करते हैं। डेफिनेटली आपका जो आपका मेन सर्वे लाइन ये है भाई, जो आउटर लाइन एक तरह से, इनके ऊपर मान लो ये पॉइंट्स हो गया, ये पॉइंट्स आपके हैं, इनको मिलाने वाली जो लाइन है क्या कहलाती है आपकी? टाई लाइन कहलाती है। क्या कहलाएंगे बच्चों? टाई लाइंस आपकी कहलाती है। नेक्स्ट देखें, a line joining the apex of triangle of some fixed point on the opposite side। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एक ट्रैवर्स है, जैसे ये कहता है कि किसी भी ट्रैवर्स में, मान लो मैंने आपसे कहा कि कोई एक ये ट्रायंगल बन रहा है, मान लो ये ट्रायंगल एक है, ये ट्रायंगल मान लो दूसरा है। ये कह रहा है कि किसी, जैसे दो ट्रायंगल की दो साइडों को, दो अपोजिट साइड को मिलाने वाली रेखा, या किसी ट्रायंगल के अपेक्स, अपेक्स पॉइंट होता है जहां दो लाइन आकर मिल रही, अपेक्स और अपोजिट साइड को मिलाने वाली जो ये रेखा है, ये कहलाती है आपकी चेक लाइन। क्या कहलाती है भैया? आपकी चेक लाइन कहलाती है आपका, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है आपकी चेक लाइन कहलाती है आपकी। देख लो, पढ़ लो क्या कह रहा है इसमें। ए लाइन जॉइनिंग द अपेक्स टू ए ट्रायंगल, अपेक्स होता है ये, अपेक्स टू ट्रायंगल टू सम फिक्स्ड ऑन द अपोजिट साइड। मतलब ये अपेक्स और जो अपोजिट साइड की, इसकी और इसको मिलाने वाली रेखा, या और हो सकता है दूसरी डेफिनेशन और भी रहती है, इसमें पूरी नहीं है, कि किसी भी ट्रायंगल की दो अपोजिट साइड्स को मिलाने वाली जो लाइन है, वो क्या कहलाती है आपकी? चेक लाइन या बेस लाइन आपकी, सॉरी चेक लाइन आपकी कहलाती है। तो क्या हो गई डेफिनेशंस? ए लाइन जॉइनिंग द अपेक्स ऑफ ट्रायंगल टू सम फिक्स पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड, और क्या है आपका? वो जो दो साइड हैं उनको मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहला। तो क्या क्या बना आपका? कि किसी भी ट्रायंगल के अपेक्स पॉइंट को किसी अपोजिट साइड से मिलाने वाली लाइन, या किसी ट्रायंगल की दो साइडों को मिलाने वाली जो रेखा है, क्या कहलाती है आपकी? आपका चेक लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? चेक लाइन आपकी कहलाती है। तो 104 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका हो जाएगा। ए प्रूफ लाइन इन चैन सर्विंग। प्रूफ लाइन बोलो या क्या बोलो इसको, चेक लाइन, दोनों मतलब एक ही है। चेक लाइन या प्रूफ लाइन का मतलब क्या है? कार्य की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। तो प्रूफ लाइन क्या? चेक द एक्यूरेसी ऑफ फ्रेमवर्क, बिल्कुल ठीक है। प्रूफ लाइन को चेक लाइन भी बोलते हैं। तो चेक लाइन क्या है? कार्य की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। एनेबल द सर्वे टू लोकेट द इंटीरियर, द डिटेल्स विच आर फॉर अवे फ्रॉम द मेन, फिक्स अप द डायरेक्शन ऑफ ऑल अदर लाइन्स। नो, क्या है? चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फ्रेमवर्क, मतलब जो सर्वे वर्क है उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए जो लाइन
जो है आपकी क्या कहलाती है, चेक लाइन या प्रूफ लाइन आपकी कहलाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 106, द लॉन्गेस्ट चैन लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ एरिया या सेंटर ऑफ द सर्वे फील्ड। वो कह रहा है कि जैसे कोई भी आपका ये कोई सर्वे फील्ड था मान लो, इसके सेंटर से मिल जो निकलने वाली ये जो लॉन्गेस्ट लाइन है, ये जो सबसे लंबी रेखा है, लॉन्गेस्ट जो लाइन है क्या कहलाती है भाई, बेस लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, बेस लाइन आपकी कहलाती है। तो किसी सर्वे फील्ड में सबसे लंबी लाइन जो है क्या कहलाती है, बेस लाइन आपकी कहलाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन देखें 107, द लाइन टू बी मेजर एक्यूरेटली इन चैन सर्विंग। अब देखिए ये कह रहा है कि कौन सी लाइन है जो सर्वे फील्ड में बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से नापी जानी चाहिए। कई बार यहाँ लोग जो है गलतियां कर जाते हैं। क्या कहना चाह रहा है वो आपसे कि आप देखें दो तरह के आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी लाइन बहुत एक्यूरेटली मेजर की जानी चाहिए, कौन सी आपकी बेस लाइन। कौन सी लाइन का उपयोग एक्यूरेसी ऑफ वर्क को चेक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, आंसर क्या हो जाता है आपका उसका टाइम, चेक लाइन। तो यहाँ दो लाइन, दो क्वेश्चन बढ़ सकते हैं अलग अलग। देखिए क्या कह रहा है, द लाइन टू बी मेजर्ड एक्यूरेटली, कौन सी लाइन एक्यूरेटली मेजर्ड की जानी चाहिए, कौन सी आपका बेस लाइन, क्योंकि सारा का सारा सर्वे वर्क इसी के रेस्पेक्ट में किया जाता है। अगर यही क्वेश्चन बढ़ता कौन सी लाइन एक्यूरेसी को चेक करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, तब आपका आंसर क्या होता है, चेक लाइन। तो यहाँ चीज को समझने की जरूरत है। द लाइन टू बी मेजर्ड एक्यूरेटली, कि भाई लाइन जो एक्यूरेटली मेजर्ड की जानी चाहिए कौन सी आपका, बेस लाइन। और द लाइन यूज फॉर टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ वर्क, कौन सी लाइन है जो चेक द एक्यूरेसी ऑफ वर्क के लिए उपयोग लाई जाती है, तब आपका आंसर क्या होता है, चेक लाइन होता या प्रूफ लाइन आपका होता। 108, ए बेस लाइन इन ए चैन सर्विंग। ये कह रहा है कि जो बेस लाइन है चैन सर्वे में चेक द एक्यूरेसी ऑफ फ्रेमवर्क, ये तो चेक लाइन का काम है। इनेबल द सर्वे टू लोकेट द इंटीरियर डिटेल व्हिच आर फॉर अवे फ्रॉम द मेन चैन लाइन, ये आपका टाई लाइंस का यूज था। फिक्स डायरेक्शन ऑफ अदर लाइंस और ऑल ऑफ दी अबव। तो बेस लाइन क्या है, बेस लाइन वो लाइन हो गई जो फिक्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ अदर लाइन, जिसके रेस्पेक्ट में दूसरी लाइनों की डायरेक्शन जो है फिक्स की जाएगी आपका, ठीक है। तो क्या आंसर हो गया यहाँ पर, सी। 109, ऑफसेट्स क्या है, ऑफसेट्स क्या है, शॉर्ट मेजरमेंट के लिए। ऑफसेट क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये कोई आपकी लाइन है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी दूरी नापनी मुझे, तो हो सकता है मैं इसकी दूरी ऐसे नापूं, या हो सकता है मैं इसकी दूरी जो है इस तरह से मेजर करूं। तो ये जो दूरी नाप रहा हूं मैं, ये है ऑफसेट। क्या है भाई मेरे, ऑफसेट। खस के किसी ऑब्जेक्ट की जो दूरी नाप रहे हैं, ये है आपके ऑफसेट खस के। ये ऑफसेट परपेंडिकुलर कहलाता है, 90 पर नापा गया है जो, और ये ऑब्लिक ऑफसेट कहलाता है, अदर देन 90 डिग्री पर लिया गया है जो। तो इसको क्या है, शॉर्ट मेजरमेंट भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है कि मान लो ये लाइन है और ये आपका, तो यहां से जो इसकी दूरी नापी जाए ये सबसे न्यूनतम दूरी होगी, 90 डिग्री पर नाप रहे। तो दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि ऑफसेट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, बेसिकली जैसे ये लाइन है, अब इसके यहां मैं दूरी नाप रहा हूं, तो ऐसे नापो या ऐसे नापो, ये कहलाती है लैटरल डायमेंशन या लैटरल डिस्टेंस। तो मैं दो तरह से कह सकता था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लैटरल डायरेक्शन में दूरी को नापना, लैटरल मेजरमेंट करना, या न्यूनतम दूरी नापते तो आप शॉर्ट वर्ड बोल देंगे, शॉर्ट मेजरमेंट फ्रॉम चैन लाइन। किसी भी चैन लाइन से, ये चैन लाइन हो गई भाई, ये चैन लाइन हो गई, इससे किसी ऑब्जेक्ट की जो है मापी गई न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है आपकी, ऑफसेट कहलाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया आपका, ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 110, द परपेंडिकुलर और ऑब्लिक डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्वे लाइन इज कॉल्ड। ये कह रहा है परपेंडिकुलर और ऑब्लिक डिस्टेंस, मतलब एक तरह से जो आपका, ये मैंने अभी बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट ये है तो मैं ये बिल्कुल परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट ये है, अगर यहां से दूरी नाप रहा हूं तो ये ऑब्लिक है, ऑब्लिक ऑफसेट है।
तो ये जो है आपके परपेंडिकुलर और ऑब्लिक डिस्टेंस टू सर्वे लाइन इस क्या कहलाता है आपका ऑफसेट, क्या कहलाता है खसका कहलाता है आपका। ठीक है, तो 110 में क्या आ जाएगा डी हो जाएगा आपका। 111 ऑफसेट्स आर। अब ऑफसेट्स मैंने अभी बताया था भाई कि ये कोई लाइन है, यहां से मैं ये दूरी इसकी बिल्कुल ऐसे नापूं या इस ऑब्जेक्ट की दूरी ऐसे नापूं, तो कौन सी डायरेक्शन नापी गई है, लैटरल मेजरमेंट मेड विद रेस्पेक्ट टू मेन सर्वे लाइन। किसी मेन सर्वे लाइन से लैटरल डायरेक्शन में नापी गई दूरी। अब अगला कह रहा परपेंडिकुलर फ्रॉम चैनल। भाई परपेंडिकुलर तो यही ये इस कंडीशन में ठीक है परपेंडिकुलर, लेकिन ऐसे भी तो नाप सकते हैं आपका। अगर ऑप्शन ए ही नहीं होता तब आप कह सकते थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी होगी। अभी लेकिन बात कर रहा हूं परपेंडिकुलर आपका एग्जैक्टली नहीं होता, लेटरल ही है आपका, क्योंकि ये तो अब एग्जैक्ट परपेंडिकुलर थोड़ी ले। तो राइट आंसर क्या होगा, लेटरल मेजरमेंट मेड विद रिस्पेक्ट टू मेन सर्वे लाइन। अगर ये ऑप्शन नहीं होता, मान लो ये होता ही नहीं, तो आप ये बोल सकते थे परपेंडिकुलर, तो केवल इसी के केस में बोल सकते हैं। लेकिन तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 112 ऑफसेट्स आर टू टाइप। ये कह रहा है दो तरह के ऑफसेट होते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर एंड ऑब्लिक। तो अभी बताया था दो तरह के ऑफसेट कौन कौन से होते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट और सेकंड वन इज क्या है आपका ऑब्लिक ऑफसेट। तो दो तरह के ऑफसेट्स होते हैं, परपेंडिकुलर एंड ऑब्लिक ऑफसेट्स। एंड ऑफसेट्स मोर देन 15 मीटर लेंथ इज नॉन। देखो दो तरह के होते हैं, 15 मीटर से छोटा शॉर्ट ऑफसेट होता है, 15 मीटर से बड़ा लॉन्ग ऑफसेट होता है। तो लेंथ यदि किसी ऑफसेट की, मान लो मेरा ये लाइन है और इस ऑफसेट की जो ये ऑफसेट है, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये ग्रेटर देन 15 मीटर अगर है तो ये कहलाएगा लॉन्ग ऑफसेट, और अगर 15 मीटर से कम है तो ये कहलाता है शॉर्ट ऑफसेट। 114 द पोजीशन ऑफ पॉइंट कैन बी फिक्स मोर एक्यूरेटली। ये कह रहा है कि किसी पॉइंट की पोजीशन मोर एक्यूरेटली किसके द्वारा फिक्स कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट के द्वारा। ठीक है ना, ये सारे भी ऑफसेट फिक्स करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, लेकिन सबसे जो आपका है बेस्ट होगा वो बिल्कुल न्यूनतम दूरी है जो नापी जाएगी वो कौन सा होगा आपका परपेंडिकुलर ऑफसेट्स आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखें, Which of the following methods of offset involve less measurement on the ground? ये कह रहा है कि कौन सा ऑफसेट जो है वो न्यूनतम दूरी मेजर करेगा। मेथड ऑफ परपेंडिकुलर ऑफसेट डेफिनेटली कौन सा होगा आपका परपेंडिकुलर ऑफसेट, क्योंकि ये लाइन है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो अब इसकी दूरी सबसे कम किससे नापी जाएगी आपका परपेंडिकुलर ऑफसेट से नापी जाएगी। जब ऑफसेट आपका कैसा होगा आपका परपेंडिकुलर, तो न्यूनतम दूरी किससे में नापी जाएगी भाई परपेंडिकुलर ऑफसेट। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, द अलाउबल लेंथ ऑफ ऑफसेट डिपेंडेज अपॉन। ये कह रहा है किसी ऑफसेट की अलाउबल लेंथ किस किस के ऊपर निर्भर करती है, स्केल पर करती है, नेचर ऑफ द ग्राउंड पर करती है, मेथड ऑफ सेटिंग आउट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफसेट पर, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड बिल्कुल करती है, मेथड ऑफ सेटिंग आउट ऑफ जो है परपेंडिकुलर एंड नेचर ऑफ द ग्राउंड बिल्कुल करती है, स्केल ऑफ प्लॉटिंग बिल्कुल करती है। तो जब सब पे ही करते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा भाई। राइट आंसर क्या हो गया आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 170 क्रॉस स्टाफ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर। ये कह रहा है क्रॉस स्टाफ का उपयोग किसके लिए करते हैं, सेटिंग आउट ऑफ राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए करते हैं। देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल नो, सेटिंग आउट ऑफ राइट एंगल। क्या बनाने के लिए किया जाता है भाई, राइट एंगल बनाने के लिए किया जाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 118 Which of the following an angle set be out by help of French cross staff? तो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ कौन कौन से एंगल नाप सकता था भाई, 45 डिग्री नाप सकता था, 90 डिग्री नाप सकता था, और क्या नाप सकता था 135 डिग्री नाप सकता था। कितने डिग्री एंगल नाप सकता था भाई 45, 90 और एक। क्योंकि जो आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है, आपने अगर देखा उसको कुछ इस तरह के, इसमें 8 भुजाएं होती है, ऐसा कुछ दिखता है अगर आपने कभी देखा हो इसको, इस तरह का ये होता है। मतलब ये 45 डिग्री पर आपके इसमें खांचे गड्ढे होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये लाइन है, इस क्रॉस स्टाफ को मैंने यहाँ रखा, मान लो यहाँ रखा, तो इसमें बिल्कुल जो है एक तरह से मैंने बता दिया ये लाइन इस तरह से है आपकी। अब बेसिकली मैं
क्या कर रहा हूं, मान लो फॉर एग्जांपल मेरा ये बिल्कुल मैंने अभी यहां से देख लिया, मेरी ये रेंजिंग रोड दिख रही है, तो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर हो गया ये भाई ये रेंजिंग रोड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ ये क्या है कि आई चार इसमें आई वैन होते हैं, चार ऑब्जेक्ट वैन होते हैं। जैसे मान लो ये चारों चारों ये चार इसमें आई वैन हो गई, आई वैन का मतलब देखने वाली, और बाकी चार क्या हो गए ऑब्जेक्ट। अब मैं यहां से देख रहा हूं किसी उसको, यहां कोई एक रेंजिंग लोड लगाई मैंने, या मैं कहूँ यहां से देख रहा हूं तो अभी मेरी रेंजिंग रोड मान ली यहाँ कहीं थी, तो मैं उसको जैसे इसके सीध में आ जाएगी मैं कह दूंगा भाई लगा दो आप। कितने डिग्री एंगल नापा इसने, 45 डिग्री नापा। अब मेरे को बेसिकली ये नापना था, तो मैं यहां से देखूंगा, इधर आंख से देख रहा हूं। अब यहाँ जैसी रेंजिंग रोड इसकी सीध में आएगी बिल्कुल मैं बिल्कुल हो गई, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना देगी, 90 डिग्री का। अब मैंने क्या किया, रेंजिंग वाले को इधर शिफ्ट किया, मैं इधर से देख रहा हूं, जैसी रेंजिंग रोड यहाँ आ जाएगी तो ये कितने का बन जाएगा आपका 135 डिग्री का। तो तीन तरह के एंगल्स नाप सकता है, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 135 डिग्री। यही आपका है जो आपका 45 जो है 45 और 135 नाप सकता है। बाकी जो है जो आपका जो ओपन ग्रास स्टाफ वगैरह तो कितना था आपको, केवल 90 के लिए था। ये 45 नाप सकता है, 90 नाप सकता है और 135 डिग्री मेजर कर सकता है भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, when the position of point is to be located accurately by a perpendicular offset, the direction of perpendicular set by the means। ये कह रहा है कि when the position of point is to be located accurately by a perpendicular offset, the direction of perpendicular offset is set out by means of theodolite, optical square, आपका डंपी लेवल और प्लानीमीटर। तो बताओ आपका ऑफसेट्स नापने के लिए कौन कौन से उपयोग में लाए जाते हैं भाई, आपका प्रिज्म स्क्वायर लाया जाता है, ऑप्टिकल स्क्वायर लाया जाता है, एक तो क्रॉस स्टाफ लाते हैं। क्या क्या सेटिंग आउट ऑफ राइट एंगल के लिए क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑप्टिकल स्क्वायर, प्रिज्म स्क्वायर, क्या है भाई प्रिज्म स्क्वायर, और नेक्स्ट क्या है आपका साइट स्क्वायर। ये चार इंस्ट्रूमेंट जो है ये राइट एंगल बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं भाई। ये चारों चारों जो इंस्ट्रूमेंट है ये राइट एंगल बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ देख लो कौन सा है आपका ऑप्टिकल स्क्वायर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिकल स्क्वायर हो जाएगा। 120 द एडजस्टमेंट क्रॉस स्टाफ इज यूज फॉर सेटिंग आउट ऑफ। ये कह रहा है कि क्रॉस स्टाफ का उपयोग किसके लिए करते हैं, एडजस्टमेंट का। एडजस्टमेंट क्रॉस स्टाफ ऐसा होता है जो 0 से 360 के बीच में कोई भी एंगल बना सकता है, इसके लिए कोई लिमिट नहीं, क्योंकि क्रॉस स्टाफ तीन तरह के थे। क्रॉस स्टाफ तीन तरह के थे भाई, ओपन, फ्रेंच और थर्ड क्या था एडजस्टेबल। ये केवल 90 बनाता था, ये 45, 90 और 135 बना सकता था, ये 0 60 डिग्री बना सकता है। ये क्रॉस स्टाफ था ना आपका, सेकंड क्या था आपका ऑप्टिकल स्क्वायर था, थर्ड क्या था प्रिज्म स्क्वायर था। तो क्रॉस स्टाफ के ही तीन तब वो होते हैं, उसमें एडजस्टेबल जो है वो कितना बना सकता है, एट एनी एंगल बिटवीन 0 to 360, 0 से 360 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल को ये बना सकता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखें 121, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर सेटिंग आउट और राइट एंगल। राइट एंगल के लिए कौन सा उपयोग में लाया जाता है, प्रिज्मेटिक कंपास, प्लेन टेबल, क्रॉस स्टाफ। तो डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉस स्टाफ का उपयोग अपन करते हैं। 122 एन एंगल्स ऑफ 45 डिग्री विद इन चैनल में भी सेट आउट। तो 45 डिग्री का कौन सा बना सकता है, 45, 90 और 135 आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ बना सकता है, फ्रेंच स्क्वायर हो गया आपका। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन मिरर ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर में जो मिरर्स लगे होते हैं वो एक दूसरे से आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन पर 45 डिग्री पर लगे होते हैं। जैसे एक ये लगा हुआ है आपका और एक ये लगा हुआ है, इनको अगर आगे मैं वो करने वाला हूँ, सॉरी ये इस तरह से होगा, इनको आगे जब अगर वो मिलाता हूं तो ये एक दूसरे से हॉरिजॉन्टल प्लेन पर 45 डिग्री पर मैच करते हैं। कितने डिग्री पर आपका 45 डिग्री पर। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में कितने डिग्री पर होते हैं भाई 45 डिग्री पर होते हैं। थ्योरी में सब आपने लिख रखा है। 124, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड सरफेस ऑफ प्रिज्म स्क्वायर। बेसिकली क्या होता है प्रिज्म स्क्वायर में, जैसे ये प्रिज्म स्क्वायर में आपका एक ये लगा होगा, एक यहां पर लगा है आपका,
तो मैं यहां से क्या इसको देखता हूं, यहां से ये लाइन ऐसे जाती है रेज होकर, इससे रिफ्लेक्ट होती है, यहां से ये रिफ्लेक्ट होती है, फिर ये आती है आपका जो आपका यहां से आप आई से देख रहे हो, डबल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है ना भाई। तो यहां से देख रहे हैं, तो देखो ये आपका जो ये आपका ये जो किरण यहाँ जो लगी होगी, जो भी आपका मान लो रेंजिंग रोड लगी हुई है, इसको देखने के लिए ये 2 बार रिफ्लेक्ट होती है रेंजिंग, पहले ऐसे गई इस प्रिज्म पर गई, फिर इस पे से रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पर है, दोनों रेज आपकी 90 डिग्री पर होती है आपका। तो एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ एन प्रिज्म स्क्वायर, तो जो रिफ्लेक्ट सरफेस है इसके, ये एक दूसरे से कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का बनाती है, इसमें है ही नहीं आपका सही। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ एन प्रिज्म स्क्वायर, ये 90 डिग्री होना चाहिए, देख के बताऊंगा इसमें गलती, 90 डिग्री का एंगल ये बनाती है आपका, इसमें ऑप्शन ही नहीं है 90 डिग्री प्रिज्म स्क्वायर, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए प्रिज्म स्क्वायर, ये 90 डिग्री का बनता है। एक बार इसमें कल अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें 90 डिग्री ऑप्शन नहीं है, मैं देखना पड़ेगा बुक में। 124-25 द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग एन ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑप्टिकल स्क्वायर का कौन सा होता है, डबल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। कौन से सिद्धांत पर काम करता है भाई, डबल रिफ्लेक्शन। डबल रिफ्लेक्शन अभी मैंने बताया था आपका, 2 बार रिफ्लेक्ट होती है भाई आपका जो है, एक ये आपने यहां से देख रहे हैं यह रेंजिंग, तो एक बार तो ये रिफ्लेक्ट होके आती है, एक बार ये रिफ्लेक्ट होती है, तो कितनी बार रिफ्लेक्ट होती है, डबल रिफ्लेक्शन, 2 बार जो है आपका ये रिफ्लेक्ट होकर आपकी आती है रेज, है ना। द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल स्क्वायर एंड प्रिज्म स्क्वायर, तो मेन डिफरेंस क्या था जो आपको थ्योरी में लिखवा रखा है, समझा रखा है आपका, कि जो एडजस्टमेंट है वो आपका प्रिज्म स्क्वायर में नहीं होता, जबकि आप देखते हो कि आपका ऑप्टिकल स्क्वायर में होता है। देख लीजिए डिफरेंस इन प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, प्रिंसिपल तो दोनों का ही सेम था, डबल रिफ्लेक्शन था, दैट ऑप्टिकल स्क्वायर मोर एक्यूरेट प्रिज्म स्क्वायर नो, that no adjustment is required in prism square since the angle between the reflecting surface cannot be changed। यही था आपका, प्रिज्म स्क्वायर में जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है आपका, है ना, थ्योरी में सब समझा रखा आपको। इफ द श्रिंकेज फैक्टर ऑफ ए मैप 24/25, आर एफ इज 1/24, करेक्ट आर एफ, करेक्ट आर एफ क्या होगा आपका, कर तो अपन देखा करेक्ट, देन करेक्ट आर एफ और मैप विल बी, क्या होता है आपका करेक्ट आर एफ का मतलब श्रंक स्केल चाहिए आपको, कोई मैप सिकुड़ चुका है, श्रंक स्केल के लिए क्या फॉर्मूला था, श्रिंकेज फैक्टर इनटू क्या है, ओरिजिनल स्केल। श्रिंकेज फैक्टर क्या होती है, श्रृंखला आपको दे ही रखा है वैसे, हालांकि सीधा कि श्रिंकेज फैक्टर 24/25 है, तो 24/25 हो गया, मतलब 24/25 है क्या, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का रेशो इनटू ओरिजिनल स्केल, कितना है इसमें 1/2400 है भाई, तो ये काट दीजिए, इससे 100 हो गया, तो कितना हो गया 1/25 हो गया। ये कह रहा है कि कोई भी मैप अगर सिकुड़ चुका है तो उसको आप अभी जो इस वाले में तो 1/2500 लीजिए, उसके लिए स्केल तब जाके वैल्यू आपकी सही निकल कर आने वाली है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 128, ए लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑन ओरिजिनल मैप इज श्रंक 4.6, कैलकुलेट द श्रंक स्केल, ओरिजिनल स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर जो है 80, तो आप देख लीजिए ओरिजिनल स्केल जो श्रंक स्केल है वो कितना होगा भाई, श्रंक स्केल बराबर क्या हो जाएगा भैया आपका, श्रिंकेज फैक्टर, श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू ओरिजिनल स्केल 1/80, तो देख लीजिए 4.6 का भाग दे लीजिए, लगभग क्या आ जाएगा आपका भाई, 1/80 आपका 1 सेंटीमीटर बराबर 80 है, तो ये तो कंफर्म है कि स्केल छोटा होगा आपका, तो ये 1/80 से बड़ी वैल्यू आएगी, 73, 79, 86, तो ये आपका अगर कैलकुलेट करोगे 86.95 आपका आ जाना चाहिए, क्योंकि 4.6 का भाग दे तो इसमें 400 में 1/, ये तो हो गया 400, 400 में 4.6 का भाग दे दो, शायद 86-87 के आसपास आपका आ जाएगा, तो नया स्केल जो है उसके लिए 1/86.95 हो जाएगा भाई। 129, a survey measured a distance between 2 points on a map, a representative fraction 1 in
100 RF दे रखा है 1:100 इंच 100 मीटर। और जो मेजर डिस्टेंस है, जो मेजर डिस्टेंस है, मेजर डिस्टेंस कितनी है भाई? 100 मीटर है। कितना मीटर है? 100 मीटर। बट लेटर ही फाउंड दैट ही यूज ए रॉन्ग स्केल। वो कह रहा है बाद में पता लगा यार उसने तो रॉन्ग स्केल यूज कर लिया 1/50 का। व्हाट इज द करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट? तो ये कह रहा करेक्ट डिस्टेंस बताइए दोनों पॉइंट्स के। तो करेक्ट डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या था भाई? करेक्ट डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या था भाई? करेक्ट डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है आपका RF ऑफ रॉन्ग स्केल। RF ऑफ क्या है? रॉन्ग स्केल अपॉन RF ऑफ क्या है? करेक्ट स्केल। RF ऑफ रॉन्ग स्केल अपॉन क्या है? RF ऑफ करेक्ट स्केल इनटू मेजर्ड डिस्टेंस, इनटू मेजर्ड डिस्टेंस। अगर एरिया नापना होता तो इसका क्या हो जाता? स्क्वायर हो जाता इनटू मेजर्ड एरिया आ जाता। तो RF ऑफ रॉन्ग स्केल कितना है? 1/50 भाई। RF ऑफ करेक्ट स्केल क्या था जिस पर मैप बना हुआ है? 1/100 इनटू मेजर डिस्टेंस कितनी है भाई? 60 मीटर है। काट के देख लीजिए, ये दो ऊपर चला जाएगा। ये कह रहा है 120 मीटर आनी चाहिए। कितनी लेंथ आनी चाहिए थी बच्चों? 120 मीटर लेंथ आपकी आनी चाहिए थी। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो 120 मीटर आपका हो जाएगा। देखो सर्वे मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन मैप रिप्रेजेंट डिफ्रेक्शन 1:100। वो कह रहा है कि 1:100 पर बना हुआ है तो 1/RF तो आपका करेक्ट तो उसका 1/100 है। बट लेटर ही फाउंड दैट ही यूज्ड रॉन्ग स्केल। उसको बाद में पता लगा यार उसने तो गलत स्केल ले लिया। कितना का ले लिया? 1/50 का ले लिया। तो रॉन्ग स्केल 1:50 है तो एक RF ऑफ रॉन्ग स्केल 1/50 अपॉन 1/100 इनटू 60। तो जो भी निकल के आएगा आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130। An area of field is 250 square centimeter from a shrunk map having shrunk factor 0.9. Calculate the original area square meter on the field if original scale of map is 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर है। बेसिकली आपको मेजर्ड एरिया दे रखा है। तो देखो जब आपको श्रिंकेज वो दे रखा है तो करेक्ट एरिया कैसे निकलता है? करेक्ट एरिया के लिए फॉर्मूला है करेक्ट एरिया बराबर क्या हो जाएगा आपका? मेजर्ड एरिया अपॉन श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर। ये तो लेकिन मैप पर आएगा, ये तो निकल के आएगा मैप पर। मैप पर करेक्ट एरिया आ जाएगा जो आपका 250 स्क्वायर सेंटीमीटर था। तो करेक्ट एरिया तो ये निकल के आ गया भाई। करेक्ट एरिया मेजर एरिया कितना है? 250 अपॉन 0.9 का स्क्वायर। जो भी आंसर आएगा, ये तो मैप का करेक्ट एरिया आ गया, लेकिन जो भी आंसर आएगा ना वो कहता है कि आपने जो ग्राउंड के ऊपर कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए थी। 1 सेंटीमीटर बराबर 50 है। तो जैसे अभी मान लो ये जो 250 जो भी निकल के आएगा, ये मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे आ गया। फॉर एग्जांपल आपका 300 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए निकल के मान लो। अब ये जमीन पर कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए थी तो कैसे लिखोगे? 300 गुणा 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है? 50 मीटर का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आप खुद कैलकुलेट करिए। अभी तो कैलकुलेटर 250 में 0.9 का भाग दीजिए, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी। ये मैप पर उसका एरिया आया है। आपको चाहिए ग्राउंड पर। ग्राउंड पर क्या है? 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर, मतलब 50 मीटर को आपने 1 सेंटीमीटर लिया है तो आपका जो भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी जगह 50 मीटर का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना? शायद आई थिंक 77 14 50 है। आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 130 में किस तरह से किया भाई? आपके पास थ्योरी में सब लिख रखे हैं। करेक्ट एरिया के लिए फॉर्मूला होता है मेजर्ड एरिया अपॉन श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर। जो भी निकल के आएगा ये मैप का एरिया निकल के आएगा। आपसे ग्राउंड पर पूछा है तो ग्राउंड पर जो स्केल माना हुआ है उसमें वो सेंटीमीटर की जगह वैल्यू रख दीजिए, आपका मैप का एरिया जो है ग्राउंड का एरिया निकल कर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 131, ए 100 मीटर टेप इज हेल्ड 1 मीटर आउट ऑफ द लाइन। ये कह रहा है कि एक 100 मीटर का टेप है जो 1 मीटर आउट हो गया, ट्रू लेंथ बताओ। देखो कुछ नहीं कह रहा, ये कह रहा है बेसिकली दूरी तो नापनी थी ऐसे, लेकिन नाप ऐसे गई। ये 100 मीटर मेरी ऐसे नाप गई, नापनी ऐसे थी, कितनी आउट हो गई, 1 मीटर आउट हो गई। भाई आपसे ये दूरी पूछ रहा है, क्या नहीं निकाल सकते कि 8th क्लास के बच्चों का क्वेश्चन है तो कर्ण पता है, लंब पता है, आधार मान लो निकालना है, तो आधार कैसे निकाल लेते, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर निकाल दीजिए, 100 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर दीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर शायद 99.9950 आएगा, छोटी आएगी दूरी आपकी, तो 99.9950 आपका हो गया। 132, द स्लोप करेक्शन फॉर लेंथ ऑफ 30 मीटर along a gradient of 1 in 20 मीटर 1 मीटर 1 in 20। ये कह रहा है स्लोप बताइए मुझे कितना होगा। बेसिकली क्या है, ये कह रहा है कोई दूरी ऐसे नापी है मैंने, 30 मीटर नापी है, और ग्रेडियंट कितना था इसमें, 1 in 20 मतलब आपका जैसे ये कह रहा है 20 मीटर में 1 मीटर डाउन हो गई, तो अब टोटल कितना चले, 30 चले, तो आपका ये कितना डाउन हो गई होगी, आप अगर आप देखोगे तो 1.5 मीटर डाउन हो जाएगी भाई, 1.5 मीटर आ गया। ये कह रहा है 20 मीटर नीचे जाओगे तो 1 मीटर डाउन हो जाएगा, आप 30 मीटर गए हो तो 1.5 मीटर डाउन हो गया। अब आपके पास देख लीजिए, स्लोप करेक्शन के लिए आपके पास फॉर्मूला था ही, स्लोप करेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, एच स्क्वायर अपॉन 2l होता है, एच स्क्वायर अपॉन क्या होता है, 2l होता है। एच क्या है अब आपका यहाँ पर, 1.5 का स्क्वायर अपॉन 2 गुणा 30, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आपका कितना आ रहा था भाई इसमें, शायद 3.75 सेंटीमीटर, आई थिंक इसमें आपका आंसर आएगा 3.75 सेंटीमीटर। कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी आपका, आई थिंक 3.75 सेंटीमीटर है आपका। 133 देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स मेजर्ड अलोंग ए स्लोप इज 428 मीटर। वो कह रहा है कि स्लोप पर मैंने जो डिस्टेंस नापी है ये 428 मीटर है। किसी स्लोप पर मापी गई दूरी मेरी कितनी है, 400। इफ डिफरेंस इन लेवल इन 62 मीटर, और ये कह रहा है कि ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये 62 मीटर है। देन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन, ये कह रहा है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी, कैसे निकल के आ जाएगी, अंडर रूट 428 का स्क्वायर माइनस 62 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ जाएगी आपकी। कितनी आ रही होगी आप चेक करके देख लीजिए, शायद 423 या 323 कोई सा एक ऑप्शन आ रहा होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा भाई, 428 का स्क्वायर माइनस 62 के स्क्वायर, उसका अंडर रूट ले लीजिएगा, वही आंसर होगा। आप देख लीजिएगा भाई जो भी आया होगा। 134, इफ द डाउनफॉल एंड ऑफ 30 मीटर टेप इज हेल्ड 80 सेंटीमीटर टू लो, मतलब ये कह रहा है बेसिकली मैंने 30 मीटर दूरी नापी, और जो इसका नीचे वाला एंड है, ऊपर वाले एंड से कितना नीचे है आपका, 80 सेंटीमीटर नीचे आपका आ गया। कितने सेंटीमीटर नीचे आ गया भाई, 80 सेंटीमीटर आपका नीचे आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल लेंथ, तो ये कह रहा ये हॉरिजॉन्टल लेंथ की वैल्यू बताइए। तो अब आपके पास देखो ये 30 मीटर है, ये 80 सेंटीमीटर, तो ये देख लीजिए आपका कितना हो जाएगा भाई, अंडर रूट कितना आ जाएगा, 30 का स्क्वायर माइनस 0.80 का स्क्वायर आपका होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी। देख लीजिए कितनी निकल का है, 29.83 आ रही है, या आपका 19 पॉइंट, तो आई थिंक मेरे हिसाब से डी ऑप्शन होगा। वो तो जो भी आएगा 30 का स्क्वायर माइनस 0.80 कर दो, शायद 29.98 मीटर आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 135, ए 30 मीटर चैन इज फाउंड टू बी 0.2 मीटर टू शॉर्ट थ्रू आउट द मेजरमेंट, इफ डिस्टेंस इज रिकॉर्डेड 300 मीटर देन एक्चुअल डिस्टेंस विल बी। तो ये क्या कह रहा है, कोई एक चैन है 30 मीटर वाली जो 30 मीटर, चलो आज इससे आगे की जो है अब नेक्स्ट क्लास आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।